नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। सनातन पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले सनातन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन को भाजपा लगातार सनातन विरोधी करार देने की कोशिश में जुटी हुई है और इस बीच रायपुर पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर से सनातन पर टिप्पणी कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में चुनाव के समय धार्मिक मुद्दों पर चर्चाओं का दौर सा चल पड़ता है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी ठहराकर एक बार फिर सियासत गरमा दी है। इससे पहले पीएम मोदी और अमित शाह भी इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी करार दे चुके हैं। अब मनोज तिवारी ने इंडिया को सनातन विरोधी ठहराया है। उनकी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सनातन क्या है मनोज तिवारी नहीं जानते। उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या भाजपा के लोग सनातन के अनुरूप आचरण कर रहे हैं क्या? और सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे जीतेंगे। ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। तो कौन सनातन धर्म को, अब तो ये लड़ाई ऐसी है कि भाई सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। सनातन है क्या जानता है वो? विभिन्न टेलीविजन के इंटरव्यू में वो बात मैंने कहा है, सनातन है क्या और उसके अनुरूप ये लोग आचरण कर रहे हैं क्या? सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु ही शिष्य को सिखाता है। जितने उपनिषद है उसमें आप देख लें, वेदों में देखें, यदि आप महाभारत भी कहें, यदि अर्जुन सवाल नहीं पूछते, प्रश्न नहीं करते, गीता जैसे महान ग्रंथ हमको नहीं मिलता। लेकिन आज हमारे जो विश्व गुरु हैं वो सवालों से कतराते हैं, प्रश्नों से घबराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई प्रश्न पूछ दे पलायन कर जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं ये धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी बांट। धार्मिक मुद्दे जनता को सहज ढंग से प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि सियासी दल लगातार जनता से जुड़े मुद्दों की जगह धार्मिक मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस समय सनातन का मुद्दा देश भर में चर्चा में है। जनता पर इसका कितना असर होगा यह तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि धार्मिक मुद्दों की आड़ में जनसरोकार के मुद्दे अनसुने न कर दिए जाएं। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। तो सनातन पर घमासान मचा हुआ है। वैसे तो सनातन आदिकाल से और आदिकाल आगे भी रहेगा, चाहे ये दुनिया समाप्त हो जाएगी तो भी रहेगा, क्योंकि सनातन का अर्थ भी यही कहता है। लेकिन सनातन को लेकर और धर्म को लेकर लगातार इन दिनों बहस छिड़ी हुई है और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले ही भी इस तरह के बयान एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में आज जिस तरह से ये बयान सामने आया है उसके बाद आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। मनोज तिवारी का बयान सामने आया और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ ममता साहू जी, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुकी है। साथ ही सत्यप्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आना चाहूंगा ममता जी आपके पास ही, जिस तरह से मनोज तिवारी जी ने जो बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन या विपक्षी जो है वो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, ये तय कैसे हो पाया? इसका क्या मापदंड है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, जिस तरह से गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों का बयान और कार्य, उनका कार्य दिख रहा है, उनका जो कार्य पद्धति है वो दिख रही है। सनातन के लिए उनके ही गठबंधन के लोग, उदयनिधि जी ने जैसे कि कहा, डेंगू से, मलेरिया, कीट पतंगों से तुलना की, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात इन्होंने की। और ऐसे कई जगह है जिसमें 2007 में ही आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में यही कांग्रेस के लीडर भगवान राम को, माता सीता को, हनुमान को, वाल्मीकि को काल्पनिक पात्र कहा और उन्होंने यहाँ तक कहा कि राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इतना बड़ा झूठ
हम हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती इससे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको आप देखेंगे तो ये सनातन विरोधी कहलाते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बात मैं करती हूँ। जब सोमनाथ मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण की बात आई और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब पुनर्निर्माण के लिए कहा, मैं मानती हूँ कि उस समय माननीय महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? इसका विरोध किया। इस बात का विरोध दर्ज किया। बात यह है, विधानसभा के चुनाव है, ऐसे वक्त में क्या आपके पास वो मुद्दे नहीं है जो कि बुनियादी मुद्दे हैं, जो कि वाकई में जनता के लिए सरोकार के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, शराबबंदी हो, पीएचसी का मामला हो, या फिर जिस तरह से आप बार बार गोबर घोटाले को लेकर आरोप लगाते रहे, ये जो विषय है ये महत्वपूर्ण है, या फिर इस विषय पर बात की जाए जिसको लेकर पहले ही कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि उनका वो व्यक्तिगत बयान है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूंगी कि जो सनातन धर्म का मुद्दा है उसे मैं मुद्दा नहीं मानती, ये अपमान मानती हूँ। ये सरासर हिंदुओं का अपमान है। इसको आप राजनीतिक से न देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदू होने के नाते हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसी को भी, मैं तो बोलती हूँ कांग्रेस में भी जो हिंदू हैं, अन्य पार्टियों में भी जो हिंदू हैं, वो इन्हें बर्दाश्त न करें। इस तरह क्या केवल पार्टी, सत्ता, कुर्सी ही सब कुछ है? हमारा धर्म कुछ नहीं है, हमारा भगवान कुछ नहीं है। आपके अंतरात्मा क्या कहती है? अंतरात्मा को ललकार होनी चाहिए और सही का साथ देना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी इंतजार कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या आपके अंतरात्मा धर्म को लेकर जागरूक नहीं है? और जिस तरह से उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं कि धर्म को लेकर आपका जो बिहेवियर है वो सेलेक्टिव है, जिस तरह से पहले की जो घटना है वो उन्होंने गिनाई है, क्यों आखिरकार ये बार बार आरोप लग रहे हैं? देखिए सनी जी, एक बात बोलना चाहूंगा, चुनाव नजदीक आ रहे, ये समझ में आता है। देखिए, जैसे आपने खुद ने बोला कि जनता से जुड़े मामले उठाते क्यों नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है, अगर छत्तीसगढ़ की बात की हमारी सरकार ने हर काम कर दिया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं। अब इनके पास बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का, अनर्गल बयानबाजी करने का। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पंडित नेहरू देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, जिसको इनके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार कहा, राजीव गांधी सबसे पहले ताला खुलवाया, कहीं ना कहीं उस समय जो रामायण प्रचलित हुआ धारावाहिक, वो कहीं ना कहीं भूमिका उनकी थी बनवाने में। तो ये हमको ना सिखाए कि क्या होता है। सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्यों पड़ रही है एक दूसरे को? मैं ये कह रहा हूं कि सर्टिफिकेट क्यों देना चाह रहे हैं? जनता आपसे सर्टिफिकेट की बात नहीं, उम्मीद नहीं करती है। जनता ये उम्मीद करती है कि आप उनके मुद्दों पर बात करें, उनके लिए जो बदलाव हो सकता है, जिसके लिए आपको चुना जाता है, जिसके लिए आप चुनाव करवाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात होती है, उस दिशा में क्यों नहीं जा रहे? जो नैरेटिव सेट हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। सनी जी, वही मैं बोल रहा हूँ। कर्नाटक चुनाव की थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। कर्नाटक चुनाव पे हम सिर्फ विकास की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, हमने अनर्गल बातें नहीं की। इनकी सरकार थी वहां, इन्होंने अपनी सरकार की विकास की बातें नहीं की। विकास क्या क्या ये नहीं बताया, मगर सिर्फ अनर्गल बातें हुई। और वही हाल यहाँ होगा, यही हाल यहाँ होगा। सनातन की बात करना इनको अनर्गल लगता है। एक बात मैं भी इनके पास मुद्दा नहीं बचा हुआ है, सब ये सब चीजें लेके आएंगे। देखिए, जैसे मैंने बोला कि भूपेश बघेल जी से बड़ा सनातन कौन हो सकता है? 15 साल आपने क्या किया? हमने जनता के लिए भी काम किया, जनता की योजनाएं बनाई है, जनता की भावनाओं के लिए भी काम किया। माता कौशल्या मंदिर किसने बनाया? उसे राम पथ वनगमन किसने बनाया? 15 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपने क्या किया? और देखिए, एक छोटा सा और मैं बात बोलूंगा, ममता साहू जी को थोड़ा सा इतिहास की जानकारी होना चाहिए। भाजपा के लोग यही भ्रम फैलाते। सोमनाथ मंदिर का जब रखा गया था उसको जीर्णोद्धार करने के लिए, उस समय किसकी सरकार थी? दिल्ली में अक्षरधाम जो बनाया गया वो किसकी सरकार थी? तो इनको हर चीज। सत्यप्रकाश जी, मैं पीछे नहीं जाना चाहूंगा। मेरा ये विषय आज के लिए इसलिए छत्तीसगढ़ पर हम बात करते रहे, छत्तीसगढ़ पर हम टिके रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो विकास है आने वाले समय में कैसे होगा ये महत्वपूर्ण है। और धर्म भी यही कहता है कि जो आपका कर्म है उसको आप अच्छी नीयत से, अच्छी मंशा से करें, तो ही जो भगवान है या जो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। आपने राम वनगमन परिपथ की बात की है, इस दिशा में क्या कदम आप लोग बढ़ा रहे हैं? आपने शराबबंदी का वादा किया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी भत्ता जो आपने देर से दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीएचसी घोटाले का आरोप विपक्ष आप पर लगाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गोबर घोटाले का आरोप विपक्ष आप पर लगाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पर आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? सन्नी जी, देखिए, हर एक पे हमारा जवाब है, हर एक पे हमने जवाब दिया है। एक चीज मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने जो काम किया, देखिए, जैसे आपने बोला राम राज्य, जैसे आपने बोला यहाँ पे काम की बात क्यों दी? अरे काम किया तभी आपको मालूम है 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं।
ये किसने करके दिखाया है? ये सरकार की योजनाओं का फल है, ये सरकार के काम का फल है। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में आज 35 साल बाद वहां सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे हैं। ये किसकी देन है? ये भूपेश बघेल की देन है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की देन है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। देखिए इन्होंने 15 साल सिर्फ जुमलेबाजी की है। और देखिए हर एक घोटाले की बात करें, जो कथाकथनी घोटाले की बात करते, हर एक पे हमने सफाई दी है, कहीं पे भी कोई घोटाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बयानबाजी है। आप देखिए पीएससी की बात कर लीजिए, जैसे मैंने हमारी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज डिबेट में मैं बोला हूँ कि उसमें भी हर इनके समय में भी अधिकारियों के बच्चों, आईएएस लेवल के बच्चे, उनके बच्चे का सिलेक्शन होता था, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? इनको मेहनत पे भी राजनीति करनी पड़ती। लेकिन माननीय जी, आपसे सत्यप्रकाश जी, आपको कोर्ट ने ये तक कहना पड़ा कि ये भाई किस तरह की सेटिंग है कि इस तरह के नाम आ रहे हैं जो कि पड़ोसी के बच्चे, तो कभी रिश्तेदार के बच्चे। इस पर मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन ममता जी आपके पास क्या वाकई में विषय नहीं है? परिवर्तन यात्रा आपने चलाई है, आप कह रहे हैं कि जन समर्थन मिल रहा है, तो क्यों नहीं उन कोर विषयों को लेकर आप सामने आते हैं, फ्रंट पर आते हैं और सरकार को घेरते हैं? क्यों आपको बार बार धर्म के नाम पर इस तरह की बातें करनी पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा मुद्दों की ही बात कही है, और ये जो धर्म की है ना, उसको हम मुद्दा नहीं मानते। ये हम अपना पवित्र संस्कार मानते हैं, धर्म मानते हैं, जिसका अपमान नहीं सहते। और आपको एक एक करके बताती हूँ। शराबबंदी के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली किया, जिसमें 1 लाख महिलाएं उपस्थित हुई। और लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार पीएससी के मुद्दे पे देख के युवा मोर्चा ने जो किया बड़ा एक कार्यक्रम किया। और आप देखेंगे कि पीएससी में कैसे इन्होंने घोटाले किए। घोटाले के जब आप जवाब मांगे तो इन्होंने कैसे गोलमोल वो आपकी बात करते कि आपके समय में हुआ है घोटाले, इनके समय में हो रहा है। जो हाई कोर्ट कह रही वो दिख रहा है, किसके समय में हुआ ये साफ जाहिर है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है ये देखिए। और गोबर में 259 करोड़ का घोटाला। 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए सत्यप्रकाश जी, आपके समय मैंने नहीं बोला है। सत्यप्रकाश जी अपनी बारी में बोलिए। सत्यप्रकाश अभी मेरी बारी है, आपसे निवेदन है मेरा, बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, आप सत्ता में बैठे हुए हैं। 259 करोड़ का गोबर घोटाला आप सुन रहे हैं ना, और 2000 करोड़ का शराब घोटाला जो सर्वविदित है। जो आपके कांग्रेसी लोग सिर्फ घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। ये मुद्दे की बात ये अलग है, धर्म की बात अलग है। हम धर्म को मुद्दे से नहीं जोड़ रहे हैं। धर्म का जब भी अपमान होगा, जब भी, ऐसा नहीं कि चुनाव के समय, जब भी अपमान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उसकी लड़ाई लड़ी है। राम मंदिर आप देख रहे हैं अयोध्या में भव्य रूप दिया माननीय तो आप मोदी जी पिछड़ ने। गए ना, छत्तीसगढ़ में 15 साल आप सत्ता में रहे, लेकिन आपने राम जी की तरफ ध्यान नहीं दिया। नौनिहाल है उनका, हमने ध्यान दिया। आप ये क्या बोलते हैं कि भूपेश बघेल जी राम राज्य ला रहे हैं? अरे राम राज्य, उनके पिताजी नंद कुमार बघेल जी क्या बोल रहे हैं राम के लिए? कितना दुर्भावना रखते हैं। और ब्राह्मणों के लिए विदेशी तक कहा। और कितने ममता जी आपसे निवेदन है कि व्यक्तिगत तौर पर ना जाए, आप व्यक्तिगत में नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात की, हम सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार के तौर पर जाहिर तौर पर आपसे ये पूछा जाएगा। 15 साल जब आप सत्ता में थे, जब आप राम का जिक्र इतनी बार करते हैं, आप राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसका श्रेय आप लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ जो कि राम का ननिहाल कहा जाता है, वहां पर आप क्यों पिछड़ गए? छत्तीसगढ़वाद की जब बात होती है या छत्तीसगढ़ी महातारी की जब बात होती है, जब उनकी मूर्ति का अनावरण होता है, उसको लेकर आप लोग विरोध करते हैं और उसके बाद अब आप परिवर्तन यात्रा में उसका स्टिकर लगाते हैं। तो ये जो दोहरा आपका जो मापदंड है, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। हमारा कोई दोहरा मापदंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से सनातन धर्म को मानी है और मानती रहेगी। और जैसे राम मंदिर के लिए कहा, वो अगले उनके प्लानिंग में ही था, उसके बाद सरकार गई तो इन्होंने किया। बाकी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी को लेके उन्होंने कितना छत्तीसगढ़ का विकास किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज आवास के लिए देख रहे हैं 16 लाख आवास माननीय भूपेश बघेल जी ने वापस किया। क्यों किया? और उसके बाद दिखाने के लिए आवास न्याय योजना लाया। इसमें थोड़ा मैं करेक्शन कर देता हूँ। 16 लाख कुल मिलाकर बनने थे, जिसमें 8.5 लाख बने, ये विधानसभा के पटल पर सीएम ने कहा है। और लगभग 7 लाख जो आवास है वो अब ग्रामीण न्याय योजना के तहत बनाने की बात कह रही है सरकार। आप एक बार फिर से आप आंकड़े देखिएगा, जिसमें केंद्र सरकार ने जो भेजा है 16 लाख कुल मिलाकर बनने थे, उसमें से प्रदेश सरकार का दावा है कि हमने 8.5 लाख बनाए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उसके लिए जिस तरह से आपने कहा कि सरकार ने पैसा वापस कर दिया, उसके बाद अब ग्रामीण न्याय योजना के तहत जो बाकी जो आवास है वो बनाया जा रहा है। हाँ, ग्रामीण न्याय अलग से इनको न्याय योजना लाने की क्या जरूरत? बिल्कुल। जब इन लोग घोषणा पत्र में आप देखिए धान का मूल्य 2500 रुपए हम देंगे, ये कहा था कांग्रेस सरकार ने कहा था। अब उसके बाद जब दे रहे हो तो अलग से राजीव न्याय योजना ये लाने की क्या जरूरत है? आज आवास योजना लाने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री आवास माननीय मोदी जी ने दिया, ये तो नहीं किया कि नरेंद्र मोदी आवास, इन्होंने बल्कि इंदिरा आवास,
जवाहर रोजगार योजना, कैसे व्यक्तिगत नाम अपने परिवार का ही नाम सत्य प्रकाश जी, आखिरकार ये योजना लाने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? और जिस तरह से नामों का जिक्र बार बार बीजेपी करती आई है और प्रदेश में भी कर रही है, और जिस तरह से पैसे वापस किए गए, ये एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। 8 लाख लगभग लोगों के जो मकान बनने थे वो नहीं बन पाए क्योंकि राज्य सरकार ने राज्यांश नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। कि भाजपा के लोगों को ना पहले जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी लेके बैठे ममता साहू जी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नाम क्यों लाना पड़ा? राजीव गांधी न्याय योजना क्यों लाना पड़ा? मुख्यमंत्री आवास योजना क्यों लाना पड़ा? क्योंकि सनी जी, आप इसे तेज पत्रकार तो उनको बता दीजिए कि जब 2500 की बात हुई थी तो 1.5 साल तक सेंट्रल पूल में चावल लेने से मना कर दिया था। तो इसलिए योजना लानी पड़ी, क्योंकि हम ऐसी सरकार है जो बोलते हो करके दिखाते हैं। फिर आवास की बात आ जाते हैं, 7 लाख जो आवास की बात है, हमारे मुख्यमंत्री ने पत्र में पत्र लिखा है, मगर वहां से जवाब नहीं आया। 2100 करोड़ देने के बाद भी स्वीकृति नहीं दी जाती है 2 साल तक, तो उसके बाद हमको करना पड़ेगा। भाई हमारी सरकार है, जनता ने हमको सरकार बना के दिया है, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो हम अपने संसाधनों से करेंगे, आपके लिए बैठे हुए नहीं है। आपके यहाँ भले हमारे 55,000 करोड़ बचा हुआ है, फिर भी हमारी जो योजनाएं, हमारे जो विकास कार्य है वो रुके हुए नहीं है, इसीलिए हमको लाना पड़ता है। इनको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि लेकिन आपको भी मैं बता दूं, ममता जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं आपके पास में। सत्य प्रकाश जी, लेकिन आप मुझे बताइए, चुनाव के ठीक पहले आप ये योजना लाते हैं तो क्या जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि आपने अभी चुनाव के समय ये घोषणा की है? शराबबंदी का जिक्र आप करते हैं, आपकी कमेटी अभी तक सिर्फ कमेटी पे बैठकें चल रही है, उसका कुछ परिणाम नहीं आता है। आप बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल के बाद देते हैं, तो ये भी तो बताइए जनता को कि 36 में से कितने वादे आपने धरातल पर उतारे हैं और आखिरकार क्यों नहीं आगे बढ़ रहे इन विषयों को लेकर? कहां पर गाड़ी रुकी हुई है? सनी, जैसे मैंने बोला आवास की जो बात कीजिए, आवास में हमने आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाया। हम तो बार बार बोल रहे थे जब से सरकार बनी कि आप जनगणना कराइए, आर्थिक सर्वेक्षण करवाइए, इन्होंने नहीं कराया, हमने कराया। जो जिसकी रिपोर्ट आई उसके आधार पर 10 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार है जिनके कच्चे मकान ही है, वो आवासहीन है। इसलिए हमको इतना समय लगा है क्योंकि सर्वेक्षण करवाया गया। हम इनके जैसे नहीं ना कि बस जो सर्वेक्षण जो मिला हुआ है, बस जो लोग छूट भी जाए उनको छोड़ दें, उनके बारे में सोचे नहीं, सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए एक आवास योजना लेके आ जाए, ऐसे हम नहीं करते। हमने आर्थिक सर्वेक्षण करा, जिसकी रिपोर्ट है उसके आधार पर हम योजना लेके आए। देखिए, जनता को भी मालूम है कि अगर सरकार बोलिए तो करके देगी। बेरोजगारी के भत्ते की बात मैं कर लेता हूँ। 2 या 3 महीने में 500 में भत्ता बोला था, 15 साल तक नहीं दिया इन्होंने, 1 रुपया नहीं दिया। अरे हम तो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम सत्य प्रकाश जी, एक और आंकड़ा मैं बता देता हूं आपको, ममता जी आ रहा हूं आपके पास में। 16,62,000 हमारे प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार है छत्तीसगढ़ में। ये आपके विभागीय मंत्री उमेश पटेल जी ने खुद इसको विधानसभा में बताया है। और आप जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं वो 1,14,000 या 20,000 के आसपास जो है वो लोगों को दे रहे हैं। तो जो बाकी युवा है उनका क्या दोष है जिनको कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है? मेरे को थोड़ा समय देगा, मैं एक बात बोलूंगा और आप ही से प्रश्न करूंगा कि केंद्र सरकार की बता दीजिए कितने बेरोजगार है भारत में। केंद्र सरकार का कोई अगर आपके पास डाटा है तो पिछले 9 साल का, अगर पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने कोई डाटा दिया हो। प्रदेश पे बात करें इससे मैं चाहूंगा हम प्रदेश पे रहे कि मैं वही बात बता रहा हूँ। हमने प्रदेश में अगर बेरोजगार है तो उसको दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये योजना बंद नहीं हुई है। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको मिलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको मिलता रहेगा। योजना बंद नहीं हुई है कि 1.5 लाख लोगों का, 2 लाख लोगों का, 3 लाख लोगों को दे दिया, उसका योजना बंद कर दी गई है। योजना बंद नहीं है, रजिस्ट्रेशन चालू है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फंड दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, 16 लाख जो बेरोजगार हैं और जो 1 लाख रोजगार दे रहे हैं, लोगों की जो जिसके बात, तहत अब मुझे बोलने दीजिएगा कि आप ही बोलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में है। सुन लीजिए, अरे आप लोग है क्या बोलने के बोलते ही लिए? नहीं है, तथ्य की बात बोलते ही नहीं है, घुमा फिरा के बोलने की आदत है। बोल रहे हो आप लोग है क्या बोलने के लिए? है बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर आपको सुनने के लिए जिगर पता ही चाहिए, नहीं है। सुनने के लिए जिगर चाहिए। थोड़ा सा आप भी पेशेंस 40 लाख पर लोग गरीबी से ऊपर आ गए, ऐसी खबरें क्यों नहीं छपती थी? इसीलिए बोल रहा हूँ, है नहीं अपने पास बोलने के लिए। चलिए सत्य प्रकाश जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी ममता जी, अभी जैसे बोल रहे थे कि 1 लाख और कुछ लोगों को ही मिला है, मैं बता दूं राजीव मितान क्लब है, ये उसमें से कांग्रेसियों को चुन चुन कर उन्हीं को जो फायदा दिया गया है, जो बेरोजगारी भत्ता के नाम पे उनको दिया जाता है रजिस्ट्रेशन, इसमें भी गोलमाल है। और जब ये आवास की बात कर रहे थे ना कि इन्होंने चिट्ठी लिखा, बहुत अच्छा लगता है मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखना, लेकिन जब केंद्र सरकार जी ने बोला था कि आप वेरिफिकेशन कराइए, हितग्राहियों को जो बेनिफिशियरी हैं उनका वेरिफिकेशन कराइए, तब ये सरकार ने टालम मटोल किया। क्यों नहीं किया वेरिफिकेशन? चलिए, कुल मिलाकर सनातन की तरफ से बात शुरू हुई थी और सनातन से बात शुरू होते होते आगे तक निकल गई और धर्म की बात भी होने लगी और धर्म के बाद कर्म की बात हो रही, क्योंकि धर्म जो है वो कर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर जो जनता है वो इसीलिए सरकार को चुनती है कि वो उनके लिए भविष्य का निर्माण कर सके, उनकी बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ा सके।
लेकिन मैं आप दोनों से यही कहना चाहूंगा कि भविष्य के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है ममता जी, किस तरह से आप इन तमाम जो दिक्कतों से, परेशानियों से, या जो भी हमारे प्रदेश की जो दिक्कतें, समस्या आपको दिखाई देती है, उस दिशा में आप बेहतरी के लिए काम करने वाले हैं? युवाओं को क्या सपने दिखाएंगे, बुजुर्गों को, किसानों को, महिलाओं को क्या आप सपने दिखाने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक संवेदनशील पार्टी है और सभी लोगों के लिए, वर्गों का ध्यान रखती है। तभी तो हमारे 15 साल के शासन में 1 रुपया किलो में चावल, जिसका पूरे लोगों ने इसका लाभ उठाया और आज भी उसका लाभ हो रहा है। और उसी तरह चरण पादुका, जो लोगों के पैरों में कांटे न चुभे, ऐसी ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी। सरस्वती साइकिल योजना, जो क्लास 9 की बच्ची जो दूर नहीं जा सकती, उनके लिए साइकिल योजना लाई थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। ये सारी योजनाओं को बंद करके अपनी दूसरी योजना लाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों का, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, व्यापारियों का, सभी का ख्याल रखेगी। निश्चित ही आने वाले सत्य प्रकाश जी, दोबारा से जनता आप पर विश्वास क्यों करे? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा कि हमने पिछले अभी 4.5 पौने 5 साल में जो योजनाएं जो लागू की है, जो जिससे भला हुआ है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, 40 लाख लोग गरीबी से ऊपर आए हैं, अपराध यहाँ कम हुआ है, तो ये सब जो काम किए उसके तहत जनता को विश्वास देता है कि देखो उपचुनाव जितने हुए, नगर निगम के चुनाव जितने हुए, नगर पंचायत चुनाव जितने, उसमें किसका नतीजा आया है, ये भी सबके सामने। देखिए, एक चीज और मैं बोलूंगा, रंजना साहू जी 15 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ है। चरण पादुका की बात करें, उसके अंदर भी एक घोटाला करके बैठे हुए थे। अब महिलाओं की बात करें, गर्भाशय कांड उनके समय में हुआ था, अब खोरवा कांड हुआ है। अरे घोटालों की तो इनकी सरकार ने 34 घोटाले किए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही दल धर्म की ओर जाएंगे आगे और धर्म कर्म की ओर ले जाता है, जो कि जनता की भलाई के लिए काम करने की बात कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विषय पर अपने विचार रखने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये धर्म कहता है, यानी कि सबका भला हो, सब सुखी रहे। इसी दिशा में जनप्रतिनिधि अगर काम करेंगे तो जनता भी ये देख रही है। जनता जनार्दन को हम भगवान का भी स्वरूप कहते हैं। ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किससे अपना आशीर्वाद देती है। फिलहाल हमारे डिबेट 88 के इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।